आप सुन रहे हैं द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। लेखक एस जयशंकर। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जो भारत की विदेश नीति के गलियारों से होकर गुजरती है। ये कहानी है डॉक्टर एस जयशंकर की किताब द इंडिया वे की, एक ऐसे व्यक्ति की कलम से लिखी गई जिसने 4 दशक से अधिक समय तक भारत की विदेश सेवा में अपनी सेवाएं दी, जो रूस, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों में भारत के राजदूत रहे और आज देश के विदेश मंत्री हैं। ये किताब सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का आत्मचिंतन है जिसने दुनिया को बदलते हुए देखा है और जो भारत को उस बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाने का रास्ता दिखाता है। हमारी कहानी शुरू होती है एक प्रसिद्ध सत्यजीत रे फिल्म के एक दृश्य से। वह दृश्य हमें अवध के 2 नवाब दिखाता है जो शतरंज के खेल में इतने मग्न है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी उनका संपन्न राज्य अपने कब्जे में ले रही है। ये दृश्य जयशंकर के अनुसार भारत की उस मानसिकता का प्रतीक है जो बाहरी दुनिया में हो रहे बदलावों को नज़रअंदाज कर देती है। आज जब चीन जैसी एक और वैश्विक शक्ति हमारे बगल में उभर रही है, तो हम फिर से उसी उदासीनता का शिकार नहीं हो सकते। ये पुस्तक इसी चुनौती से निपटने का एक प्रयास है, एक ऐसी बातचीत शुरू करने का जो हमें अपने हितों को स्पष्टता से देखने और उन्हें प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखने में मदद करे। जयशंकर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारा इतिहास हमेशा रक्षात्मक रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के प्रति हमारी उदासीनता, शीत युद्ध में हमारा रवैया, जिसने पाकिस्तान जैसे छोटे पड़ोसी को हमसे सत्ता का अंतर पाटने का मौका दिया, और चीन के 1949 की क्रांति के महत्व को समझने में हमारी विफलता, ये सब हमारी रणनीतिक आत्मसंतुष्टि की कीमत थी। 1971 का बांग्लादेश युद्ध, 1991 का आर्थिक सुधार, 1998 का परमाणु परीक्षण और 2005 का भारत अमेरिका परमाणु समझौता, ये ऐसे अवसर थे जब हमने रणनीतिक रूप से खुद को संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण में भारत को अवध के नवाबों की तरह सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि खुद को परिभाषित करने वाला बनना होगा। लेखक के अनुसार आज की दुनिया 3 बड़े झटकों से गुजर रही है। पहला है अमेरिका का बदलता रुख। जो शक्ति दशकों से वैश्विक व्यवस्था की आधारशिला रही थी, वह अब अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ अधिक आत्मनिर्भर और राष्ट्रवादी होती जा रही है। दूसरा है चीन का उदय। ये उदय इतना शक्तिशाली रहा है कि अब अमेरिका को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। और तीसरा है उदारवादी वैश्वीकरण का अंत, जिसने चीन के उदय को संभव बनाया था। अब दुनिया अधिक राष्ट्रवादी, अधिक प्रतिस्पर्धी और कम नियम आधारित होती जा रही है। भारत के लिए यह एक जटिल परिदृश्य है, जहां उसे अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, जापान सभी के साथ संबंधों को संतुलित करना होगा। जयशंकर का कहना है कि भारत को अब एक नई मानसिकता की जरूरत है। हमें अमेरिका से जुड़ना है, चीन को समझना है, यूरोप को विकसित करना है, रूस को आश्वस्त करना है, जापान को साथ लाना है, पड़ोसियों को जोड़ना है और पड़ोस की परिधि का विस्तार करना है। ये सब करते हुए हमें अपने हितों को स्पष्टता से परिभाषित करना होगा और जहां आवश्यक हो जोखिम उठाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरना है जो प्यारी हो, न कि सिर्फ सम्मानित। इसके लिए हमें वैश्विक जिम्मेदारियां लेनी होंगी, एक रचनात्मक खिलाड़ी की भूमिका निभानी होगी और अपनी अलग पहचान प्रस्तुत करनी होगी। ये किताब हमें भारत की विदेश नीति के 6 चरणों से भी रूबरू कराती है। पहला चरण 1946 टू 1962 आशावादी गुटनिरपेक्षता का था, जहां भारत ने दुनिया में एक नैतिक आवाज बनने की कोशिश की। 1962 का युद्ध इस चरण का अंत था। दूसरा चरण 1962 टू 1971 यथार्थवाद और पुनर्प्राप्ति का था। तीसरा चरण 1971 टू 1991 क्षेत्रीय दावों का था, जहां भारत ने बांग्लादेश का सृजन किया, लेकिन श्रीलंका में IPKF का दुस्साहस भी देखा। चौथा चरण 1991 टू 1998 सोवियत संघ के विघटन के बाद का था, जहां भारत ने आर्थिक सुधारों के साथ अपनी विदेश नीति को भी नई दिशा दी। पांचवा चरण 1998 टू 2014 संतुलन बनाने का था, जहां भारत ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारे, रूस के साथ संबंध बनाए रखे और चीन के साथ भी सहयोग किया। छठा चरण 2014 से अब तक एक बहुध्रुवीय और अनिश्चित दुनिया में भारत की अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी उपस्थिति का है। जयशंकर भारत की विदेश नीति में 3 बड़े बोझों की भी चर्चा करते हैं। पहला है 1947 का विभाजन, जिसने भारत को जनसांख्यिकीय और राजनीतिक रूप से कमजोर किया और चीन को एशिया में अधिक रणनीतिक स्थान दिया। दूसरा है 1991 में आए आर्थिक सुधार, जो चीन के सुधारों से 1.5 दशक बाद आए और वह भी अधिक झिझक के साथ। तीसरा है परमाणु विकल्प को अपनाने में देरी। इन बोझों के बावजूद भारत ने प्रगति की है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन रास्तों पर भी विचार करें जो हमने नहीं लिए। इस पुस्तक का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है कृष्णा चॉइस अध्याय,
जहां जयशंकर महाभारत के संदर्भ में आज की भू राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि महाभारत का युग भी बहुध्रुवीय था, जहां विभिन्न शक्तियां एक दूसरे को संतुलित कर रही थीं। अर्जुन का कर्तव्य और युद्ध के प्रति उनकी झिझक, श्री कृष्ण की रणनीतिक सूझबूझ, दुर्योधन की अंधी प्रतिद्वंद्विता और कर्ण की वफादारी, ये सब आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रासंगिक सबक रखते हैं। भारत को अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन श्री कृष्ण की तरह चालाकी और धैर्य भी दिखाना है। उसे शल्य की तरह दुविधा में नहीं पड़ना है, न ही बलराम की तरह तटस्थ रहकर इतिहास से अलग हो जाना है। उसे उन त्रिगर्तों से भी सीख लेनी है जो अपनी एक तरफा जुनून में खुद को नष्ट कर लेते हैं। यहाँ संकेत पाकिस्तान की ओर है। जयशंकर भारत के निम्जो इंडियन डिफेंस की बात करते हैं, जो शतरंज के एक ओपनिंग से प्रेरित है। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जहां ब्लैक कमजोर खिलाड़ी भी अपनी चालों से खेल को बराबरी पर लाने की कोशिश करता है। भारत ने हमेशा ब्लैक की भूमिका निभाई है, लेकिन अब उसे अपनी चालें खुद तय करनी होंगी। चीन के उदय को प्रबंधित करना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। जयशंकर कहते हैं कि भारत और चीन के संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक संपर्क, आधुनिक इतिहास के कड़वे अनुभवों और वर्तमान राजनीति के तनावों से गुजरते हैं। 1962 का युद्ध एक बड़ा आघात था, जिसके बाद भी दोनों देशों ने संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन चीन का पाकिस्तान के साथ परमाणु सहयोग, सीमा विवादों में बढ़ती जकड़न और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए भारत की परिधि में बढ़ती उपस्थिति ने इन संबंधों को कठिन बना दिया है। फिर भी भारत को चीन के साथ संबंधों में यथार्थवादी होना होगा, अपने हितों की रक्षा करनी होगी, लेकिन साथ ही उन अवसरों का भी लाभ उठाना होगा जहां दोनों देशों के हित मिलते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, व्यापार और बहुपक्षीय मंचों पर। भारत के लिए पश्चिमी दुनिया के साथ संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जयशंकर मानते हैं कि भारत की प्रगति में पश्चिम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो 1960 के दशक में खाद्य सहायता हो, 1991 के बाद का आर्थिक सुधार या 2005 का परमाणु समझौता। लेकिन इतिहास के उतार चढ़ाव भी कम नहीं रहे। पश्चिम में हमेशा भारत के साथ गोल्डीलॉक्स नीति अपनाई, न तो बहुत कमजोर न बहुत मजबूत। पाकिस्तान के साथ उसका व्यवहार, परमाणु मामलों में दोहरा मापदंड और कश्मीर मुद्दे पर उसकी भूमिका ने भारत को बार बार निराश किया है। आज जब पश्चिम खुद अपने भीतर बंट रहा है, जब अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं, तब भारत को अपने रास्ते खुद चुनने होंगे। उसे एक दक्षिण पश्चिमी शक्ति बनना है, जो दक्षिणी दुनिया की आवाज भी हो और पश्चिम के साथ मूल्यों की साझेदारी भी निभाए। जापान के साथ संबंध भी इस किताब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जयशंकर कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की रणनीतिक वापसी और भारत का विभाजन एशिया के शक्ति संतुलन को बिगाड़ने वाली दो बड़ी घटनाएं थीं। आज जापान फिर से एशिया में अपनी भूमिका बढ़ाने की ओर अग्रसर है। भारत के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। जापान के साथ आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग दोनों देशों के हितों को पूरा कर सकता है। जयशंकर इस संबंध को डिलेड डेस्टिनी, विलंबित नियति कहते हैं, एक ऐसी नियति जिसका आना देर से ही सही, लेकिन अब यह अनिवार्य है। समुद्री क्षेत्र, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र, भारत की विदेश नीति का केंद्र बनता जा रहा है। पैसिफिक इंडियन अध्याय में जयशंकर बताते हैं कि कैसे भारत एक समुद्री शक्ति के रूप में अपनी पहचान को फिर से खोज रहा है। सगास सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सिद्धांत इसी दृष्टि का प्रतीक है। भारत को हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति मजबूत करनी है, पड़ोसी द्वीप देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर और नियम आधारित व्यवस्था बनाने में योगदान दिया है। ये केवल सैन्य उपस्थिति का सवाल नहीं है, बल्कि समुद्री संस्कृति, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को फिर से स्थापित करने का भी है। इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है द डॉगमास ऑफ दिल्ली अध्याय, जहां जयशंकर भारत की विदेश नीति में व्याप्त हठधर्मिता पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि हम अक्सर उन धारणाओं को दोहराते रहते हैं जो समय के साथ बदल चुकी होती हैं। गुटनिरपेक्षता की व्याख्या, चीन के साथ संबंधों में स्थिरता का आग्रह, पाकिस्तान के साथ वार्ता को ही एकमात्र समाधान मान लेना, ये सब हठधर्मिता के उदाहरण हैं। आज दुनिया बदल चुकी है, इसलिए हमें भी बदलना होगा। हमें एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में जाने वाली नीतियों को अपनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। रूस के साथ संबंध, अमेरिका के साथ साझेदारी, चीन के साथ व्यापार और जापान के साथ रणनीतिक सहयोग, ये सब एक साथ संभव है और यही आज की बहुध्रुवीय दुनिया की मांग है। कोरोना महामारी के बाद की दुनिया, जैसा कि जयशंकर आफ्टर द वायरस शीर्षक के अंतिम भाग में बताते हैं, और भी अधिक जटिल हो गई है। ये महामारी वैश्वीकरण, आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक बड़ी परीक्षा रही है। भारत ने इस संकट में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन आने वाले समय में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक जुड़ाव के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत को अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना होगा, अपने बाजार को और अधिक खोलना होगा, लेकिन साथ ही अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाने होंगे।
जयशंकर की यह पुस्तक एक तरह से भारत के आत्मविश्वास का घोषणा पत्र है। वो कहते हैं कि हमारी विदेश नीति अब गैर संरेखण से बहुसंरेखण की ओर बढ़ रही है। हमें अपने हितों को स्पष्टता से परिभाषित करना है, अपनी क्षमताओं का निर्माण करना है और दुनिया के साथ अपने संबंधों को अधिक ऊर्जावान और व्यावहारिक बनाना है। भारत अब एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को परिभाषित कर सकती है, न कि सिर्फ दुनिया द्वारा परिभाषित की जा सकती है। और यही द इंडिया वे है, एक ऐसा रास्ता जो हमारी सभ्यता की गहराइयों से निकला है, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरित है और जो हमारी बढ़ती क्षमताओं से सशक्त है। ये रास्ता हमें अवध की उस तस्वीर से बाहर निकालता है और हमें दुनिया के उस बड़े शतरंज के बोर्ड पर एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जहां हम अपनी चालें खुद तय करते हैं और अपनी नियति खुद लिखते हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।